तो स्वागत है आपका एक न्यू इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं कि फाउंडेशन कोर्स 1 का जो यूनिट 1 है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसका लेक्चर 2। मतलब कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा था कि इंडियन सोसाइटी जो है उसका कल्चर किस तरह का होता है, उसके बारे में हमने जाना था। एंड देन हमने जाना था कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन सोसाइटीज़ के, यानी कि इंडिया जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जो है उसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जो और किसी नेशन में नहीं होते, और हमारे नेशन के अंदर ही वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने ओवरव्यू आपको दिया था, काफ़ी डिटेल वे में दिया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, वरना चैनल के होम पेज पर जाकर भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। देन आज हम लोग देखने वाले जितने भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन सोसाइटी के, उसको सेपरेटली हम डिटेल वे में एक एक करके सबको समझने वाले हैं, जितने भी 6 के 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन सोसाइटी के। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग पूछ सकते हो लेक्चर ख़त्म होने के बाद, या फिर अभी भी पूछ सकते हो, जो चाहे वो डाउट्स जो होंगे वो क्लियर कर सकते हो। तो देन स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। नाउ अब हमारा जो पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन सोसाइटी का, वो है मल्टीलिंगुअल। यानी कि क्या मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि हमारी जो इंडिया, जो हमारी जो कंट्री है, उसके अंदर एक तरह कोई भाषा नहीं है। मतलब एक सिर्फ भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषाएं हैं। यानी कि जैसे मराठी, तेलुगु, हिंदी, मराठी, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। दो बार मराठी बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है, समझना, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना कि इतने सारे लैंग्वेज, जैसे गुजराती है, तमिल है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस है कि अगर हम चाहे कि हम सोचे कि हम सारे लैंग्वेजेस को सीख लेते तो हम नहीं सीख सकते, इतने सारे लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है। वही अगर कंपेयर करें दूसरे नेशन से, जैसे जापान है, तो जापान में एक ही लैंग्वेज है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है उस कंट्री का, जैसे कि जापानीज़ है। अपने कंट्री का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बोला जाता है कि हिंदी है, लेकिन हिंदी नहीं है अपने, मतलब बेसिकली हमारे कंट्री का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। मतलब देखो, जब हम आज़ाद हुए थे ना, आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे डिक्लेयर करने वाले थे लोग कि मतलब हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको संस्कृत रखना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उन्होंने कहा था कि हमारा ऑफिशियल जो कंट्री का लैंग्वेज है उसको संस्कृत रख देते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या, अभी अभी हम देश से आज़ाद हुए थे और काफ़ी सारे लोग जो है वो इंग्लिश भी बोलते थे। तो इसलिए लोगों ने, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 15 साल बाद, मतलब कुछ साल बाद इसको हम चेंज करेंगे, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन फिर बाद में जब वो टाइम आया कि आप चेंज कर देते, तो उस टाइम पे जो साउथ के, जो मतलब बेसिकली जो साउथ पार्ट के जो लोग थे, जो तमिल, तेलुगु, उस टाइम के जो नीचे वाले साइड के, इंडिया के जो नीचे वाले साइड के लोग थे, उन लोगों को हिंदी बोलने नहीं जमता था, संस्कृत बोलने नहीं जमता था। उन लोगों को मतलब जो इंग्लिश थी वही ज़्यादा अच्छे से बोल पाते थे वो लोग। इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। इसकी वजह से फिर ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जो चाहे उस भाषा में बोल सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से इंडिया के अंदर इतने सारे लैंग्वेजेस आ गई। अब it is estimated that there are 1652 languages and dialects in India. The Constitution of India has recognized 22 major official languages. Hindi is the most widely spoken languages, followed by Bengali and Telugu. यानी कि देखो, इंडिया के अंदर पता किया गया है, मतलब जांचा गया है और देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो है टोटल, मतलब इतना पता किया गया है कि 1652 लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर। इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतने तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है हमारी कंट्री के अंदर, जिसमें से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस में से सिर्फ जो 22 लैंग्वेजेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, जैसे अब तेलुगु, मराठी, हिंदी, ऐसे जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, जो बड़े बड़े मेजर लैंग्वेजेस है, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि ये जो है 22 लैंग्वेजेस वो बेसिकली हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी भी आता है। ठीक है, अब इसी में से जो बेसिकली ये जो इतने सारे लैंग्वेजेस है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, भाषा है, वो तो आपको मालूम ही है, हिंदी है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंडिया के अंदर। एंड देन उसके बाद जो आता है वो है बंगाली और तेलुगु। ठीक है, मतलब बंगाली और जो तेलुगु है वो हिंदी के बाद आता है, मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली और तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, देन आगे लिखा है इंग्लिश इज स्पोकन फ्लुएंटली बाय अबाउट 2% to 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी कि इंडिया के अंदर बेसिकली इंग्लिश जो है, मतलब एकदम
तेज एकदम स्पीड एकदम अच्छी इंग्लिश जो है हम मतलब अमेरिकन जो इंग्लिश होती है वैसी इंग्लिश जो है वो सिर्फ 2 से 3% लोग ही बोल पाते हैं इंडिया के अंदर। एंड अनदर 7 and 8% कैन merely अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश एंड स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, यानी कि जो बाकी के बचे हुए जो 7 से 8% जो लोग होते हैं वो सिर्फ सिंपल इंग्लिश को समझ पाते हैं, जैसे कि आप लोग, जैसे कि हम लोग, हम सिर्फ मतलब सिंपल जो इंग्लिश होती है उसको समझ पाते हैं हम, मतलब आप लोग उसी के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं जो सिर्फ समझ पाते हैं इंग्लिश में जो क्या लिखा है, लेकिन उतने स्पीड में बोल नहीं पाते, उतने क्लियरली बोल नहीं पाते, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि मतलब आधा चीज़ हिंदी में बोल दिया, आधा इंग्लिश में बोल दिया, जिसका मीनिंग नहीं मालूम था उसको हिंदी में ही बोल दिया। तो ऐसे ब्रोकन इंग्लिश मतलब टूटी फूटी कुछ भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे जो 7-8% लोग हैं जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, तो ये हमारे इंडिया का मतलब लैंग्वेज का मतलब काम चल रहा है इस तरह से। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, ठीक है। नाउ अब हमारा जो दूसरा वाला मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है मल्टी रिलीजन का, यानी कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर क्या है, हमारे जैसे भाषा बहुत सारी है हमारी कंट्री के अंदर, किसी भी तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वैसे ही हमारी जो रिलीजन्स है यानी कि धर्म जो है हमारी कंट्री के अंदर वो भी बहुत सारे हैं, और हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल रिलीजन भी किसी तरह से डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। तो वही है, वो इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर किसी भी मतलब इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे धर्म है, जितने पूरी दुनिया में मतलब जितने भी धर्म है वो सब के सब हमारे कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन बट द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर एग्जिस्टेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के पास किसी भी तरह का ऑफिशियल किसी रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है या फिर मुस्लिम कंट्री, ऐसा किसी तरह का डिक्लेरेशन नहीं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, बट माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू है इसलिए माना जाता है। और जितने भी मेजर मतलब जितने भी रिलीजन से धर्म हैं वो सब के सब इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैव ओरिएंटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि ज़्यादा मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट 4 जो रिलीजन्स है यानी धर्म है वो इंडिया से ही आए हैं, जैसे कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म, मतलब ये चारों के चारों जो धर्म है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। As per 2011 census, 80.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फॉलोज हिंदुज़म, मतलब क्या कि जो 80.5% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो हिंदू है, एंड उसके बाद जो 13.4% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मतलब इस्लाम को फॉलो करती है यानी मुस्लिम है, और जो बची हुई 6.1% पॉपुलेशन जो है वो बाकी के जो रिलीजन है धर्म है उसको फॉलो करती है, यानी कि बाकी के जो धर्म है वो जो धर्म के लोग हैं वो 6.1% है। तो ये इंडिया की मतलब सेंसस से पता चला है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हिंदू ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिलीजन से धर्म है हमारी कंट्री के अंदर, मल्टी रिलीजन कंट्री हमारी है। अब हमारा जो थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन सोसाइटी का वो है कास्ट सिस्टम का, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा गेम चलता रहता है, यानी कि इसके वजह से देखो काफ़ी सारे झगड़े भी होते हैं जात की वजह से कि तू छोटी जात का है, तू बड़ी जात का है, इसकी वजह से काफ़ी झगड़े भी होते हैं। तो कास्ट सिस्टम जो है हमारी इंडियन सोसाइटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल वे में समझाया जा रहा है कि किस तरह से कास्ट सिस्टम जो है वो झगड़े भी करवाता है और किस तरह से कास्ट सिस्टम वर्क करता है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर इज़ द कास्ट सिस्टम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नारेबाजी झगड़ी होती है ना वो कास्ट सिस्टम की वजह से ही होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डरेड 1950 लिस्ट वन, मतलब बेसिकली 1950 में एक लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डाला था जिसमें पता चला कि हमारी कंट्री के अंदर 1108 कास्ट है, यानी कि 1108 कास्ट हमारी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी इतनी सारी हमारे मतलब बेसिकली जात है हमारे कंट्री के अंदर। तो ये पता चला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। ना दूसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ना बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी के अंदर क्या हुआ है कि 4 वर्नास में हमारा जो मतलब 4 जात में हमारे जो जात है उस हमारा जो हिंदू बेसिकली कल्चर सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है ब्राह्मणिज्म, मतलब क्या ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो है वो है शूद्र। मतलब क्या, ब्राह्मण मतलब कौन, वो पर्सन जो लोगों को सिखाता है, जो लोगों को समझाता है, एक टीचर जो होता है उसको हम ब्राह्मण उसको जात दे देते हैं। यानी कि पहले के ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में क्या होता था, जो आदमी जो काम करता था, जैसा काम करता था वैसे ही उसको जात दे दी जाती थी। मतलब कोई आदमी है जो लोगों को सिखा रहा है कोई चीज़, लोगों को शिक्षा दे रहा है, तो उसको हम बोलते थे वो ब्राह्मण है। अगर कोई लड़ाई कर रहा है या फिर कोई जो है राजा है तो उसको हम क्षत्रिय बोलते थे।
देन अगर कोई है जो मतलब खेती बाड़ी कर रहा है या फिर कोई आदमी है जो बिजनेस कर रहा है किसी तरीके का उस टाइम पे, तो उसको हम वैश्यास कहते थे। एंड जो आदमी जो मजदूर है जो एकदम मतलब गरीब है उसको हम शूद्र कहते थे। ठीक है, तो ऐसे 4 वर्णास में डिवाइड किया गया था उनके काम के हिसाब से, मतलब जो आदमी क्या काम करता था वो हिसाब से उनको जातों को डिवाइड कर दिया गया था। ईच कास्ट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, फेस्टिवल एक्सेट्रा। यानी कि हर एक जो कास्ट है उनके कुछ ना कुछ अपने अपने रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी कि हर एक को अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। हर एक को कुछ बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, मतलब उनके क्या क्या मान्यताएं है, वो सारी चीज़ें हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस है, मतलब उनके अलग अलग फेस्टिवल्स से अलग अलग बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन उन सबको वो फॉलो करते हैं। यानी कि अब जैसे पंडित है तो उनके अंदर क्या होता है कि वो नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है, क्षत्रिय होते हैं वो खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। ऐसे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली द कास्ट सिस्टम अंडरवेंट अ चेंज, यानी कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कास्ट सिस्टम जो है वो चेंज होते जा रहा है। द बेसिस ऑफ बर्थ क्रिएशन टू डिटरमाइन वंस कास्ट, यानी कि पहले कैसा था, मतलब ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में उनके काम के हिसाब से हम उनको जात में डिवाइड करते थे। यानी कोई अच्छा कोई पढ़ा रहा है तो उसको हम बोलते थे कि ये जो आदमी है वो ब्राह्मण है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जो है वो चेंज हो गया और अब क्या हो रहा है, अब हमने उसके ऑक्यूपेशन से रिप्लेस करके अब उसके बर्थ के ऊपर डाल दिया कि यानी कि अगर कोई जो आदमी है वो ब्राह्मण के घर पे पैदा होगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, ये नहीं कि वो अगर पढ़ा रहा है तब ब्राह्मण कहलाएगा। पहले हिंदू ट्रेडिशन मतलब ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में ऐसा होता था कि काम के हिसाब से हम लोगों का जात डिवाइड करते थे। लेकिन अब कैसा होता है, अब हम लोगों का जो है उसको मतलब कौन से जात में वो पैदा हो रहा है उस हिसाब से उसका वो जात दे देते हैं। तो ये अब होते जा रहा है धीरे धीरे, मतलब कास्ट सिस्टम जो है वो चेंज होते जा रहा है। मतलब पहला कास्ट सिस्टम सही था, अब का जो है वो धीरे धीरे चेंज होने की वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो सही नहीं अब है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पर कि कास्ट सिस्टम जो है उसके वजह से काफ़ी सारे झगड़े झुगड़ी होती है और किस तरह से कास्ट सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनली बना था, यानी कि पहले के ज़माने में क्या सोच लगाकर लोगों ने बनाया था। यानी पहले के टाइम पे कास्ट सिस्टम सही सोच के ही बनाया गया था, लेकिन ये धीरे धीरे करते चेंज होते गया और अब ये जो कास्ट सिस्टम है ये ऑक्यूपेशन से हटकर अब ये बर्थ के ऊपर आ गया है कि अब जो भी आदमी है वो किस घर में पैदा होता है इस हिसाब से उसकी वो जात बनाई जाएगी। यानी कि अगर वो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा तो उसको ब्राह्मण का मतलब बेसिकली जात दे दिया जाएगा, और अगर वो शूद्र के घर पे पैदा होता है तो वो कास्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कास्ट सिस्टम के बारे में आपको समझ आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन सोसाइटी का, और ये बेसिकली हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर ही ज़्यादातर दिखता है कास्ट सिस्टम का ये कल्चर। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब बेसिकली नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंस। यानी कि इसका मतलब बेसिकली इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो इंट्रा ग्रुप का मतलब होता है कि एक ग्रुप है, ठीक है, मान लो एक हिंदू ग्रुप है, ठीक है, अब वो जो हिंदी लोग मतलब हिंदी जितने भी बोलते हैं लोग उसके अंदर भी और सब ग्रुप्स है। यानी कि अब लोग जो है पहले हिंदू मतलब पहले हिंदू मुस्लिम के वजह से ग्रुप्स बने थे, अब हिंदू के अंदर भी अलग अलग चीज़ के वजह से और ज़्यादा ग्रुप्स बन जा रहे हैं, तो इसी को इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर और सब ग्रुप्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर इंट्रा ग्रुप डिफरेंस, फॉर इंस्टेंस ईच कास्ट एंड सब कास्ट विथ सब कल्चर्स। यानी कि हर एक जो कास्ट है उसका कुछ सब कास्ट है। यानी कि जैसे कि अब ब्राह्मणी बोला तो उसके अंदर भी और कास्ट आ जाते हैं, उसके अंदर भी सब कास्ट बहुत सारे आ जाते हैं। क्षत्रिय के अंदर भी खाली क्षत्रिय कास्ट नहीं आता, उसके अंदर भी छोटे बड़े कास्ट आ जाते हैं, तो इसके वजह से भी डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं और लोग उस कास्ट के वजह से भी मतलब अब सब कास्ट के वजह से भी एक दूसरे के साथ झगड़ा झगड़ी करने लगते हैं। यानी कि अब जैसे हिंदू है तो अब हिंदू के अंदर भी गुजराती अलग होते हैं, मराठी अलग होते हैं, तो उनका जो लैंग्वेज है उसकी वजह से वो चेंज हो गए, कल्चर की वजह से चेंज हो गए, तो उसके वजह से भी वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। दोनों के दोनों है तो हिंदू ही, गुजराती भी हिंदू है और मराठी भी हिंदू ही है, बट कल्चर चेंज होने की वजह से क्या होगा, अब उनका कल्चर चेंज हो गया, तो सो डैट उनका जो कल्चर चेंज होने के वजह से उनका जो ग्रुप है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर ग्रुप कल्चर चलता है। देन इवन इन अब जो सेकंड वाला है वो इवन इन द केस ऑफ रिलीजन देयर आर इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंस। यानी कि देखो अब रिलीजन के अंदर भी इंट्रा ग्रुप आते हैं, जैसे कि अब हिंदू है तो हिंदू के अंदर भी डिफरेंस आते रहते हैं, कास्ट के अंदर भी आते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर धर्म है जैसे कि मराठी धर्म है तो उसके अंदर भी और डिफरेंस आ सकते हैं, भोजपुरी धर्म है जो भी मतलब बेसिकली कास्ट है पर्टिकुलर, जैसे कि राजा महाराजाओं का कास्ट रहता है तो उसके अंदर भी छोटे मोटे कास्ट रहते हैं बहुत सारे, उसके अंदर भी सब कास्ट रहते हैं, तो उसके वजह से भी डिफरेंस आ जाता है उनके कल्चर के अंदर, और रिलीजन के वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसी को इंट्रा ग्रुप कल्चर डिफरेंस कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर कास्ट या फिर रिलीजन के अंदर और उसके अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं, सब ग्रुप्स बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंस। ठीक है,
देन हमारा जो नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी कि बेसिकली इसका मतलब क्या है कि देखो हमारा जो इंडिया है उसके अंदर काफ़ी सारे जो बाहर देश के जो लोग थे वो आए हैं और हमारे पर राज किए हैं काफ़ी सालों तक, उसके बाद फिर वापस चले गए, फिर दूसरा कोई आया राज किया है फिर वापस चला गया। ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो बाहर देश के जो लोग हैं हमारे पास आए हैं और राज किए हमारे ऊपर, हमें गुलाम बनाए अपना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो कल्चर था उसके वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, यानी हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इंडियन कल्चर कम अंडर द वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस विद द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन गोवा इन द 16th सेंचुरी। यानी कि देखो क्या हुआ कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, 16th सेंचुरी के अंदर पोर्टुगीज आए और इंडिया के अंदर गोवा के अंदर क्या हुआ, उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पर राज करने लग गए। ठीक है, इंडिया के अंदर आए और उनके वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारा जो वेस्टर्न कल्चर था, क्योंकि वो बेसिकली वो जो बाहर देश से आए थे, तो उनका जो कल्चर था वो हमारे इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा। मतलब उनका जो कल्चर था उसकी वजह से हमारा कल्चर भी थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगे। उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था, मतलब कपड़े अलग तरीके से पहनते थे और हम लोग अलग तरीके के पहनते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमारे लोग भी उनकी तरह उनका जो कल्चर था उसको फॉलो करने लग रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो इसकी वजह से हमारा जो कल्चर था वो इन्फ्लुएंस होने लग गया। ठीक है, एंड लेटर द ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया इन द 17th सेंचुरी। यानी कि जो 17th सेंचुरी था वहाँ पर जो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग थे वो भी आने लगे और वो भी हमारे ऊपर कब्जा करने लगे, जैसे ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग नेशंस आए जो हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और हमारा जो बेसिकली अलग अलग लोग आकर हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा इंडिया का जो कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया इन वेस्टर्न कल्चर्स की वजह से। ठीक है, ड्यू टू वेस्टर्न कल्चर इम्पैक्ट सेवरल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन culture has undergone several changes in food habit, music and dance, clothing, lifestyle, education and so on। यानी कि क्या हुआ, देखो वेस्टर्न कल्चर की वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे हमारे जो एलिमेंट्स थे हमारे इंडियन कल्चर के, जैसे कि काफ़ी सारे डांस सिस्टम थी, जैसे कथकली, ये सारी चीज़ें जो थी उस टाइम पे जितने भी हमारे कल्चर था हमारा इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब बेसिकली हमारा जो स्टाइल था, मतलब फूड हैबिट जो थी, हम क्या खाते हैं, देन हमारा म्यूज़िक, डांस, ये सारी जो क्लोथिंग का स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ये जो था ये सब कुछ चेंज करके रख दिया उन वेस्टर्न कल्चर के वजह से। ठीक है, काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस भी आए और काफ़ी सारे ख़राब चेंजेस भी आए। तो ये सारे जो चेंजेस थे ये इन वेस्टर्न कल्चर की वजह से है और ये जो इन्फ्लुएंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, कि हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है इस वेस्टर्न कल्चर के वजह से हमारे इंडियन कल्चर के अंदर। ठीक है, नाउ छठवां वाला जो इम्पोर्टेंट मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडियन सोसाइटी का वो है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस रेसेस। यानी कि देखो ये सबसे लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे अलग अलग जो रेसेस होते हैं, रेसेस मतलब क्या, जात। ठीक है, जो जात होती है, अलग अलग जात होती है, वो लोग आते हैं और कुछ ना कुछ अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब क्या है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की है हमारी कंट्री के लिए, काफ़ी सारे हेल्प्स की है, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री, हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो पाई है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग रेसेस जो आती है, अलग अलग जो जात होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती रहती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन सोसाइटी का। तो वही बताया गया है कि इंडियन कल्चर हैज़ ग्रोन ओवर एंड ओवर द ईयर ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस एथनिक रेसेस। यानी कि इंडियन कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है सालों साल, क्योंकि मतलब किसकी वजह से, तो काफ़ी सारे जो एथनिक रेसेस है, जो लोग हैं काफ़ी सारे अलग अलग जात के, वो काफ़ी सारे लोग जो है वो हमारे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो पाया, ग्रो हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेसेस के बारे में एग्जांपल दिया गया है कि उन्होंने क्या किया, वो रेसेस, वो जो जात वाले जो लोग थे उन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है हमारे इंडिया का वो ग्रो हो पाया। तो सबसे पहला जो है वो है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स मेड कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ पोएट्री, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेशन। दे डेवलप द विलेज कल्चर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि बेसिकली ये जो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स थे ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, यानी कि एक सोसाइटी है, एक जात है लोगों का, एक तरह का जात होता है, एक तरह का कास्ट है ये भी।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो लोग हैं, ये जो लोग थे, ये जो कास्ट के लोग थे, इन लोगों ने अपना 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 कंट्रीब्यूशन दिया किस चीज़ में, पोट्री में, मतलब क्या मटके बनाने में, या फिर जो खेती बाड़ी है फ्रूट और वेजिटेबल उगाने के लिए, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से हमारी इंडिया का जो कल्चर है एग्रीकल्चर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो पाया, और हमारा जो कंट्री है वो एक अच्छा विलेज, मतलब बेसिकली विलेज कल्चर डेवलप कर पाया अपना एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था ये कास्ट का। दूसरा जो है वो है द्रविडियंस डेवलप्ड अ सिटी कल्चर, यानी कि ये जो कास्ट है द्रविडियंस का, इन लोगों ने हमारे सिटी कल्चर को डेवलप किया है। दे बिल्ड द सिटी ऑफ इंडस वैली। द द्रविडियन लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, दैट इज़ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम। द द्रविडियन सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर बीइंग यूज्ड बाय हिंदूज फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअल्स एंड रिचुअल्स। तो ये जो बेसिकली द्रविडियंस, ये जो कास्ट है, ये जो कास्ट के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, हमारा जो सिटी कल्चर है, यानी कि सिटी कल्चर को इन लोगों ने डेवलप किया। इन्होंने जो इंडस वैली की जो सिटी थी उसको बनाया, इन लोगों ने ही मतलब उसको बनाया है। एंड देन इनका जो द्रविडियन लैंग्वेज है ये मदर लैंग्वेज है, मतलब ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है इसी से जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये सब जो मलयालम, ये सब जो लैंग्वेजेस है, जो साउथ के जो लैंग्वेजेस है ना, वो सब इसी लैंग्वेजेस से बने हैं, मतलब इसी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते 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 वो ये सारे लैंग्वेजेस बने हैं। ठीक है, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे सिटीज़ कल्चर को डेवलप करने में। और ये जो द्रविडियन थे, इन लोगों ने बेसिकली सोशल कस्टम्स और जो ट्रेडिशन थे हिंदूज़ के, वो सारे भी परफॉर्म करते थे। जितने भी रीतिस और रिचुअल्स थे, मतलब जो भी मतलब हमारे नियम थे या फिर हमारी जो मान्यताएं थी भगवान को लेकर, वो सारी चीज़ें ये फॉलो करते थे, जिसकी वजह से बेसिकली हमारा जो सिटी कल्चर और हमारे जो इंडिया का कल्चर था काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगा। तो इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी सारा था हमारे कल्चर को डेवलप करने के लिए, हमारी इंडियन सोसाइटी के। ठीक है, अब अब जो तीसरा है, यहाँ पे तीसरा नहीं चौथा पांचवा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो जो तीसरा है, ठीक है, ये चौथा लिखा था उसको तीसरा है, तो तीसरा जो है वो है इंडो आर्यंस कंट्रीब्यूटेड द वैदिक लिटरेचर, यानी कि बेसिकली ये जो कास्ट है, इन लोगों ने क्या किया, वैदिक जो लिटरेचर था, यानी कि जो आयुर्वेद था, जो हमारी जो मेडिसिन है, जो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर क्या होता है, हम जो जड़ी बूटियाँ से दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आयुर्वेदिक जो लिटरेचर हमारा जो कल्चर था उसको इन्होंने डेवलप किया, काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस वैदिक लिटरेचर के अंदर। द बेसिस ऑफ आवर प्रेजेंट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक लिटरेचर ऑफ द आर्यंस। मतलब ये जो कास्ट थी, इनके वजह से हमारे जो अभी के टाइम पे जितने भी हम सोशल, इकोनॉमिक्स या फिर कल्चर और रिलीजियस के जितने भी हमारे आइडियाज़ है, वो सब इनके वजह से ही मतलब डेवलप हो पाया है। तो इनका भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, ये आर्यंस जो कास्ट है इनका। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट में वो है द इस्लामिक कल्चर हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन सोसाइटी थ्रू आर्किटेक्चर, ड्रेसेस, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इस्लामिक थे, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सारे जो इस्लामिक कल्चर, यानी कि ये जो कास्ट के लोग थे, इन लोगों ने भी काफ़ी सारे अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। और इनके वजह से भी हमारा जो इंडिया सोसाइटी था उसके अंदर जो कल्चर था बेसिकली ड्रेस का, आर्किटेक्ट का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने डेवलप किया, जैसे कि सलवार कमीज़ का, दुपट्टा का, ये सब का जो कल्चर है इन लोगों ने ही डेवलप किया है। जो कि आजकल के समय में हम देखते हैं कि हर कोई दुपट्टा पहनता है, हर जो लड़की रहती है वो दुपट्टा पहनती है, हर लेडीज़ दुपट्टा पहनती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये इन लोगों ने ही डेवलप की थी। फूड और कैसीनो, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने डेवलप की थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि हमारे काफ़ी सारे जो कास्ट है वो हमारे कल्चर को डेवलप करने में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिया। और ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पढ़ के रखना है, अच्छे से डिटेल वे में समझ लेना है। एंड आप लोग चाहे तो ये सारे जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरे जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन है इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग में भी आपको पढ़ने का रहेगा तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो यहाँ पर जो वीडियो उसको क्लिक करके देख लो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो को अपने जितने भी FY के जो आपके दोस्त हैं उन सबके पास शेयर कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।